हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर नसराफ। गाइस, शुरू करेंगे आज का सेशन। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले, चलिए आपको बताती हूँ कि मेरा परिचय। मैं हूँ आपके साथ जुड़ी हुई डॉक्टर नसराफ, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग मेरी सभी क्लासेस को फ्री वॉच कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके। गाइस, देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा गाइस हम आपको यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स की टीम प्रोवाइड करते हैं। आपको फ्री कोर्सेज, मॉक टेस्ट, क्विजेस, देखिए कुछ इस तरह का ये ऐप नजर आता है। तो आप बहुत कुछ हमारे इस ऐप के जरिए लर्न कर सकते हैं गाइस। ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, कितनी बार भी पढ़िए, सारे कोर्सेज एक सब्सक्रिप्शन पे आप लोग एनरोल कर सकते हो। फ्री क्लासेस लीजिए जब तक आपका मन नहीं करता कि भाई हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ठीक है, और अनलिमिटेड क्विजेस हम लोग कराते हैं, मैराथन्स कराते हैं, और जबरदस्त सेशंस होते हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं। केवल पढ़ाई ही नहीं, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है गाइस, वो सब आपको मिलेगा अनअकैडमी या देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारी टीम के साथ। मल्टीपल लाइव डाउट सेशन और स्टडी मटेरियल की तो बात ही अलग है, आपको आपकी मनपसंद भाषा में मिलता है। फिलहाल गाइज हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रहा है पेपर 1 का। तो ये आप अगर ज्वाइन करते हैं हर संडे को सुबह 10 बजे, तो जो भी आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो रैंक आता है उसके हिसाब से हम आपको आपके आने वाले सब्सक्रिप्शन छूट प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ बैच है यूपी पीसीएस का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप ज्वाइन करें। प्रारंभ बैच में पूरा हमारी टीम तैयार है। ये भी लोअर पीसीएस एग्जाम्स के लिए, वीर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है। इसका सब कुछ फ्री है। आपको बस 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 क्या करना है कि मेरा रेना 10 कोड हर जगह अप्लाई करना है और आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम, ये आप ज्वाइन करें केवल 900 रुपए महीना पर, 1 साल का कोर्स मात्र 5,000 रुपए में। आप हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव डाउट लिंक सेशन, सब कुछ आपको मिलता है। केवल आपको क्या इस्तेमाल करना है, मेरा कोड रेना 10 इस्तेमाल करना है। अगेन वंस अगेन, ठीक है, पूरी टीम आपके लिए रेडी है। रेजोल्यूशन बैच, जिसमें देखिए मेरा खुद का क्लास, अभी ये बैच मेरा शुरू हो रहा है। आने वाले हमारी जो सैटरडे है यानी कि शनिवार से ये बैच ऑलरेडी शुरू हुआ है, तो ये हो चुका है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहली क्लास हुई है 12 फरवरी को हो जाएगी। तो ये शाम को 7 बजे का हमारा प्लस का बैच है, फुल ऑन साइंस एंड टेक का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आपको मिलती है। उसके अलावा प्रारंभ बैच है, ये 5 महीने का कोर्स है, ये आप ज्वाइन करें। आर मेंस के लिए भी आप मेरी क्लासेस को साइंस एंड टेक की वॉच कर सकते हैं। ये सब आपको मिलता है मात्र एक सब्सक्रिप्शन पर। रेना 10 कोड लगाइए और इस सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल कोर्सेज को एक्सेस करिए। गाइस, अब बात करती हूँ फीस की। तो 24 महीने का फीस है मात्र 510 रुपए महीना। ईएमआई पर आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। 12 महीने का केवल 701 रुपए महीना पर आपको बहुत आसानी से 10% डिस्काउंट मेरा कोड लगाकर आपको मिल जाएगा। यूपी और बिहार वाले 8,000 रुपए 6 महीने का कोर्स आप लोग अगेन मेरा कोड रेना 10 लगाएं, 10% डिस्काउंट, अपने क्रेडिट्स यूज करें। अनअकैडमी ऐप खोलें, वहां पर कोर्स सेलेक्ट करें स्टेट पीसीएस, उसके अंदर यूपी पीसीएस, और जाकर उसको ऑन कर दें। बक्स बाउंटी में गाइस आपको हम ये मौका देते हैं, अगर आप अनअकैडमी के नए पुराने कोई भी लर्नर है और आपको कोई इनअप्रोप्रिएट चीजें, कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए एक टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको दिखती है, तो आप उसकी शिकायत हमसे करेंगे। ठीक है, और फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस मेरी चलती रहती है, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। जब भी आप किसी भी पहली बार ऐप पर जाए तो रेना 10 कोड जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, और टेलीग्राम एड्रेस हमारा फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर, इस वीडियो को गाइस बार बार एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक का बटन जरूर आपको दबाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस इस वीडियो को दे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का क्लास। और आज का क्लास शुरू करने से पहले लाइक का बटन आपसे चाहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, वेट कर रहे हैं आपका। लिंक्स हमने शेयर कर दिए हैं आपको। एक मकाक होता है, क्या होता है ये, क्या कहा जाता है? मकाक इस बेसिकली बंदर की प्रजाति को मकाक कहा जाता है। बच्चों क्या नाम होता है इसका, बताइए। हेलो शिवकांत चतुर्वेदी जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। बताइए, लाइन टेल मकाक बंदर का बच्चों कॉमन नेम क्या होता है? आज का पहला क्वेश्चन। काला लंगूर, दाढ़ी वाला लंगूर, सिल्वर लंगूर और हाउलर। हाउ हाउ करता रहता है ये, मतलब इसके मुंह से जो आवाज आती है वो ऐसे ही आती है हाउ करने वाली। तो इसको क्या कहा जाएगा? हाउलर लंगूर। बताइए।
चलिए हम इसका उत्तर आपको दे देते बच्चों। इसको कहा जाता है दाढ़ी वाला लंगूर। वेरी गुड सृष्टि, बियर्डेड लंगूर इसको कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बियर्डेड लंगूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड मयूर। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको बताना है इनमें कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, डायबिटीज और कॉलेरा। हाँ ऑप्शंस तो मस्ती लगाते हैं और क्या। जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट से। चलिए तो बताइए इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। चलिए प्रमोद पाल जी का हमारे पास उत्तर आ गया है। वेरी गुड बच्चों, संक्रामक रोग नहीं है पूछ रहा है आपसे। और आंसर शिवकांत का बिल्कुल सही है, डायबिटीज। बच्चों डायबिटीज कभी एक से दूसरे पे छुआछूत की बीमारी नहीं होती है डायबिटीज, तो ये नहीं फैलती है। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं जैसे कॉलेरा है, चेचक है और ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ये सारी इंफेक्शियस बीमारियां होती है। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आपको बताना है बच्चों हमारे शरीर से नाइट्रोजन वाले वेस्ट निकालने के लिए, है ना, नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट निकालने के लिए कौन सी जो अंग है वो जिम्मेदार है? किडनी, लीवर, पैंक्रियास और लंग्स। किडनी रिलेटेड। बच्चों जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतना जल्दी हम ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवा सकेंगे। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा का समय मत लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, नाइट्रोजन वाले वेस्ट कौन निकालता है? नाइट्रोजन वाले वेस्ट। बच्चों आपको एक बढ़िया सी बात बताएं। देखिए बात है ऐसी कि नाइट्रोजन वाले वेस्ट हमारी बॉडी के मेन वेस्ट होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में गाइस रह जाए तो आप ये बात मान के चलिए कि हम बहुत जल्दी जो है हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ देगी। तो बच्चों द राइट आंसर इज किडनी। एक ही ये आंसर है गाइस। आपकी बॉडी से वेस्ट कौन निकालता है? किडनी निकालती है। आपकी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? किडनी होती है। ठीक है, कौन सा वेस्ट निकलता है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में बच्चों सबसे ज्यादा निकलता है यूरिया। हमारी बॉडी का मेन जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है कौन सा होता है? यूरिया होता है। मैंने बहुत बार आपको ये पढ़ाया हुआ है। नाइट्रोजन का वेस्ट कौन होता है? यूरिया होता है। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा बच्चों हमारी बॉडी में 2 ऑर्गन्स और होती हैं जो सेकेंडरी ऑर्गन्स का काम करती है। हेलो आरिफ, गुड इवनिंग, नमस्कार जी। तो 2 सेकेंडरी ऑर्गन्स और होती हैं। उनका पहला नाम है आपकी त्वचा। आपकी त्वचा से बच्चों CO2 और जितने भी पसीना है, पसीने के द्वारा सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। और एक होते हैं आपके फेफड़े, फेफड़ों के द्वारा आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बाहर निकल जाता है। तो ये तीनों ऑर्गन्स। और बच्चों इसके अलावा एक आता है लीवर। लीवर आपके बॉडी में टॉक्सिक एजेंट्स को, आपके ब्लड के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने के काम आता है। तो 3 सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं आपके पास और एक प्राइमरी ऑर्गन है जो आपकी बॉडी को अंदर से साफ रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी मैं। आपको बताना है बच्चों हमारे शरीर में कौन सी जगह पर गैसों का विनिमय होता है? गैसों का विनिमय समझ गए? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बदली जाती है। बताइए कौन सी जगह है ऐसी? ब्रोंकस, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल या एल्वियोलर स्टैक्स या कुपिका एल्विलीज। मयूर जी साइंस के करंट अफेयर्स पूरे साल के कराए हैं मैंने और वहां से क्वेश्चन भी आए हैं। 24 अक्टूबर से पहले पूरा टोटल साइंस ही करा रही थी मैं। बिल्कुल साइंस करा रही थी प्योर, और करंट अफेयर्स भी उसी के कवर करा रही थी। और वहीं से क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो हमने कराए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस लगे हैं वहां से। जी अभी नहीं कराया था, थोड़े दिनों से दिवाली के बाद से हमने थोड़ा सा इकोनॉमी और आरओ वगैरह पे ध्यान दिया था, तो इसलिए नहीं कराया उसके बाद साइंस।
पीछे भी कराए हैं मैंने, बहुत सारे चैप्टर्स अभी कराए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो पुरानी क्लासेस देखिएगा, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसके अंदर। चलिए बच्चों, द मेन आंसर इज एल्वियोली हमारे पास। वेरी गुड। चलिए एल्वियोली बच्चों मेन जगह कहाँ होती है आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों में, आपकी लंग्स की जो यूनिट कही जाती है, जो इकाई कही जाती है फेफड़ों की, उसको कहा जाता है एल्वियोली। और एल्वियलीज ही वो जगह है जहां पर आपके बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गाइस। आपको बताना है कि बच्चों गिल्टी रोग यानी कि टॉन्सिल, फेरिजिनल होता है गले का, जहां से आवाज आती है उस जगह को टॉन्सिल कहते हैं। तो आपको बताना है इस टॉन्सिल को कौन करता है, प्रोटोजोआ, कीटाणु, वायरस और फंगस। पहली बार सुन रहे हैं? अरे शिवकांत जी तो बहुत पढ़ाते हैं, हमारी जितनी भी क्लासेस आप वॉच करिएगा, सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने पढ़ाया हुआ है। आप हमारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो प्लस पर अगर आप हो, या पूरे पुराने जो बैचेस हैं मेरे प्लस के, बायोलॉजी के या साइंस के, वहां पे आप देखिए सारा क्लास, एक एक चीज बिल्कुल खोलकर समझाई हुई है। और जो यूट्यूब पे भी मैं कराती हूँ ना, मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं कराती कि यूट्यूब पे कोई फायदा नहीं है। बच्चों यूट्यूब पे जितना एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ साइंस का, अगर वही बच्चा सारी क्लासेस देख लेना, तो जितने क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं आपके आजकल, सारे मेरे यूट्यूब क्लासेस से ही आपके कवर हो जाएंगे। इतना मतलब इतना अच्छा कलेक्शन है मेरे क्वेश्चंस का, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों टॉन्सिल किससे होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कीटाणुओं से होता है। द राइट आंसर इज जर्म्स। ठीक है, नोट करते रहिए बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं आरओ के पेपर में। साइंस के बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। हाइपोथैलेमस हमारे अंग कौन से अंग, मतलब हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, लीवर, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड ब्रेन। हाँ, तभी मैं कहती हूँ लेक्चर अटेंड किया कीजिए, पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। जितना आप लेक्चर को सुनोगे, जितना आप लेक्चर को ध्यान से सुनते रहोगे ना, सुनने से भी मैं बता रही हूँ, केवल सुनने से, चाहे आप साथ में नोट ना कर रहे हो, उससे भी बच्चों आपको बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। बायोलॉजी अगर आपकी कमजोर है, साइंस आपकी कमजोर है, मेरी सारी 1-1.5 महीने वाली जितनी भी यूट्यूब क्लासेस हुई है, सुबह मॉर्निंग की 11 बजे की क्लास हुई है, आप उन सारी को वॉच कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो बच्चों हाइपोथैलेमस हमारी कौन से पार्ट का अंग है, बिल्कुल सही, शिव कुमार पचौरी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों ये ब्रेन का पार्ट है, देखिए ये है आपका ब्रेन, ये है आपका ब्रेन। और यहां से देखिए इसको छोटा दिमाग कहते हैं, ये होती है गुद्दी, और इससे नीचे ये आपका रीढ़ की हड्डी जाती है। तो बच्चों हाइपोथैलेमस बिल्कुल आपके मिडल, जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है, बिल्कुल इस जगह पर ये पॉइंट होता है। और इस पॉइंट को कहा जाता है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पेपर में आ चुका है ये, सेला टर्सिसा। बच्चों उसको कहा जाता है सेला टर्सिसा। तो बच्चों ये सेला टर्सिसा नाम की जो जगह है, इसी जगह पर आपकी हाइपोथैलेमस रहती है। आपके ब्रेन का नहीं, आपकी जिंदगी इसी के हाथ में है। अगर बच्चों हाइपोथैलेमस पे चोट लग जाए, हाइपोथैलेमस से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बच्चों रेगुलेट होता है, ठीक है, आपके बॉडी का तापमान कंट्रोल आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। इसी जगह पर आपके बॉडी की मास्टर ग्रंथि होती है, जिसको आप कहते हो पीयूष ग्रंथि, यानी के पिट्यूटरी ग्लैंड। और बच्चों आपके पूरे बॉडी को चलाने के लिए हमें इसी ग्रंथि की जरूरत होती है। आपके बॉडी के सारे हॉर्मोन्स, आपके बॉडी के सारे काम, सारी जगह, ये मिडिल ब्रेन जो मध्य ब्रेन है, यहीं पर ये पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस, जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस कोई ग्रंथि नहीं है, हाइपोथैलेमस एक जगह का नाम है, एक गांठ होती है छोटी सी, उस गांठ के अंदर ही पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, और वो ग्रंथि आपके शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाती है। यहीं से आपकी पूरी बॉडी जो है बच्चों वो कंट्रोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों की हमारी त्वचा किस प्रकार की झिल्ली होती है। What type of membrane is the skin? Mucus, synovial, cutaneous और kerotic? हमारी त्वचा किस प्रकार की, बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ,
जितने भी पुराने पेपर्स आए हुए हैं वहां से हमने उठा उठाकर, ठीक है, टॉपिक्स को कि भाई किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बनवाए गए हैं। जो बच्चे वीडियो पर आते जा रहे हैं लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, क्यूटेनस मेम्ब्रेन, किरोटिक मेम्ब्रेन। बच्चों मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि हमेशा बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज को याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, म्यूकस शब्द जुड़ा है श्लेष्म से, और श्लेष्म बहता है आपकी नाक में, आपके आंतों में, ठीक है, आपकी गुदा में, यहाँ पे श्लेष्म होता है, ठीक है। सिनोवियल शब्द जुड़ा है आपके घुटनों से, आपके घुटनों में जो द्रव्य होता है उसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। किरोटिक शब्द जुड़ा है आपके लीवर से, यानी कि आपके यकृत से। तो अब बचा क्या हमारे पास, क्यूटा। क्यूटानस को ही कहा जाता है, वैसे भी अगर किसी को डायरेक्ट पता हो तो क्यूटेनस शब्द हम त्वचा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, बाह्य कला। एपिडर्मिस को हिंदी में क्या बोला जाता है, बाह्य कला, ठीक है। आपके शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी त्वचा होती है, आपके शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम। अगर ये पेपर में कभी आ जाए आपके शरीर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आप बोलिएगा त्वचा, यानी कि स्किन, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ हमने आपको 5 और क्वेश्चन तैयार करवा दिए अपनी क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए लेक्चर अटेंड करना, मैं हर बार बोलती हूँ, सुनना बहुत जरूरी है, पीडीएफ जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कालाजार किससे होता है? ये यूपी पीएससी में भी आया है भैया, एमपी पीएससी में भी आया है, राजस्थान पीएससी में भी आया है, उत्तराखंड पीएससी में आया है, और बता नहीं सकते कहां कहां आया है। कालाजार या ब्लैक जार बीमारी किससे होती है? लीशमानिया, डोनोवनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, अजोटोबैक्टर और ई कोलाई। क्वेश्चन नंबर 8। हमने साइंस थोड़े दिन पढ़ाना क्या छोड़ दिए, सारे बच्चे आंसर्स गलत दे रहे हैं, पिटाई हो जाएगी सबकी। जो बच्चे पुराने हैं, नए वालों को तो माफी है ना, और बाकियों के लिए पिटाई काफी है। चलो, कालाजार, लीशमानिया, डोनोवनी, द राइट आंसर इज बच्चों कालाजार एक बड़ी गंदी बीमारी है, और ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। लीशमानिया डोनोवनी, इसका पूरा नाम लिखवा देती हूँ मैं आपको, लीशमानिया डोनोवनी, ठीक है, ये नाम है इसका। और बच्चों क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नाइट्रोजन डीनाइट्रिफिकेशन करता है। ये क्लोस्ट्रीडियम चीजों को साफ करने का काम करता है, ये नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है। अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है। ई कोलाई आपके पेट में मिलता है, ई कोलाई से पेट खराब हो जाता है। ई कोलाई आपके शरीर में विटामिन के का निर्माण करता है, ठीक है। सब पढ़ा चुकी हो, टोटल पढ़ा चुकी हो, और आप सब भूल चुके हो, सब भूल चुके हो। बीच में 10-5 दिन साइंस क्या नहीं पढ़ाया, सब भूल गए हो। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। ई कोलाई आपके शरीर में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो विटामिन बनाता है? ई कोलाई। कौन सी जगह पे मिलता है एग्जैक्टली, कहाँ मिलता है? बड़ी आंत में। लिख लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए भैया, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बच्चों 3 जगह होती है, 3 जगह में सबसे बड़ी जगह होती है कोलन। तो आपकी बड़ी आंत की एक जगह होती है कोलन, उसी जगह बैक्टीरिया मिलता है, और ये आपके पेट के पाचन को एक तरीके से ठीक रखता है। आपको टाइम पर पॉटी आए, टाइम पर आपका पाचन हो जाए, आपको कब्ज ना हो, आपको बार बार दस्त ना हो जाए, तो ये सारा कंट्रोल बच्चों इन्हीं पेट के बैक्टीरिया का काम होता है, ठीक है। तो नोट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आपको बताना है प्रोटीन्स के पाचन के लिए आपके अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन।
चलिए, तो बच्चों क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? आपके आंसर मेरे पास डी आ रहे हैं बच्चों। प्रोटीन्स के पाचन के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलो बच्चों ये देखो, यहाँ पे एक बात सुनो मेरी, प्रोटीन के पाचन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, ठीक है? आ जाओ। एक देखिए, प्रोटीन के पाचन के लिए आपके शरीर में दो चीजें होती है, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है ट्रिप्सिन, ठीक है? पेप्सिन जो होता है ये आपके पेट में होता है ऑलरेडी, ये कहाँ मिलता है? आपके पेट में, ठीक है? और ट्रिप्सिन जो होता है ये मिलता है आपके अग्नाशय में, ठीक है? जब आप कोई भी प्रोटीन वाली चीज खाते हो तो पेट में जाने के बाद पहले ये पेप्सिन डायरेक्टली नहीं मिलता, पेप्सिन की फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। तो जैसे ही बच्चों आप खाना खाते हो तो खाना खाते ही आपका पेट आपके दिमाग को संदेश पहुंचता है, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, काम करो काम करो काम करो। और बच्चों क्या होता है, आपके पेट के अंदर एक एसिड होता है HCl। कौन सा एसिड होता है आपके पेट में? HCl। ये HCl क्या करता है, ये फौरन ही पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है तुरंत। और बच्चों ये पेप्सिन क्या करता है, आपने जो प्रोटीन खाया उसको 3 स्टेजेस में हमेशा डिवाइड होता है, तो पहली स्टेज में तोड़ देता है। अब उसके बाद बच्चों पेट से खाना आगे जाएगा, आंतों में जाएगा, आंतों में जाने के बाद बच्चों आपका अग्नाशय ये दूसरा एंजाइम देता है, ये भी ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिनोजन। तो जैसे ही आपकी आंतों में खाना पहुंचा, दूसरा हार्मोन काम करता है, उसको बोला जाता है सिक्रिटिन। दूसरा हार्मोन सिक्रिटिन क्या चीज है? हाँ, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सिक्रिटिन। अब सिक्रिटिन हार्मोन क्या करेगा? देखो ऐसे याद रखो, अग्नाशय ट्रिप्सिन, ऐसे याद रखो, अग्नाशय ट्रिप्सिन। अग्नाशय से कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन। पेट से, पा से पेट, पा से पेप्सिन, ऐसे याद रखिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पा से पेट, पा से पेप्सिन और पा से प्रोटीन, ठीक है? तो 3P ऐसे याद रखो, 3Ps, 3P ऐसे याद रखो, पी से पेट, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो आपको याद रहेगा कि जो पेप्सिन है वो पेट में होता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो अग्नाशय में होता है। तो आपको बच्चों आगे के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी बात पे जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है, फौरन से लाइक का बटन दबाएंगे, ठीक है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन तो क्लियर है, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो बच्चों ट्रिप्सिन कहाँ मिल रहा है आपको? आपके अग्नाशय में, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस में मिल रहा है, ठीक है? चलिए आगे चले। अब कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखिए कि पेप्सिन पेट प्रोटीन, PPP, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। बच्चों आपके कौन से शरीर के हिस्से में बोमेंस कैप्सूल, ये इतनी बार आ चुका है, UPPSC में आ चुका है ये, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, कहाँ मिलता है ये? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आपके बॉडी के कौन से हिस्से में मिलते हैं? गुर्दा, लीवर, हार्ट और फेफड़े। ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, जल्दी बताइए कहाँ मिलता है? मैंने पहले भी आपको बोला है कि आता है पेपर में, काफी बार आ चुका है, ठीक है? वेरी गुड। चलिए गड़बड़ कर दिए दोबारा से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो रही है, होने दीजिए, खूब गड़बड़ करिए, लेकिन आंसर याद कर लीजिए बच्चों। द राइट आंसर इज किडनी। ये आपके पास 2 गुर्दे होते हैं, ठीक है? और इन गुर्दों में आपको पता है गुर्दों का काम क्या होता है? आपके बॉडी को साफ करना, ठीक है? तो बच्चों जैसे ही आप गुर्दे को कभी डायसेक्शन करिए गुर्दे का, तो यहाँ पर गुर्दों के अंदर, गुर्दों की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है इसको? आरिफ का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड आरिफ। नेफ्रॉन। बच्चों नेफ्रॉन जो होता है ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई कही जाती है। जैसे दिमाग की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तो ऐसे ही आपके किडनी तंत्र की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। बच्चों हर नेफ्रॉन के पास, अगर आप नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो एक मुंह होता है और ये ऐसी कुछ पाइप होती है। तो ये जो मुंह होता है, इसी मुंह को बोला जाता है, ये जो मुंह होता है जहां से ब्लड एंटर करता है, इसी मुंह को बोला जाता है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है? और इसका जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो अब आपको याद रहना चाहिए कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इसका संबंध आपकी किडनी से होता है, आपके गुर्दों से होता है, जिगर से नहीं होता है, ना आपके हृदय से होता है, ना आपके फेफड़ों से होता है,
इसका संबंध आपकी किडनी से होता है। ठीक है, देखिए पूरा पूरा बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले एग्जाम्स के लिए गाइस आपका रिवीजन होता रहे। अगर आपने कोई बुक ढंग से नहीं पढ़ी है तो भी आप इन क्वेश्चंस को याद करके और पूरा रिवीजन आप साथ के साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है रेशम किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन हमने आपको दिया है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी, कीट, भेड़ और बटरफ्लाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिल्क किससे प्राप्त होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड आर्य, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है हमारे पास। बच्चों कीड़ा, कीड़े का नाम भी नोट कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। कीड़े का नाम नोट करिए। वेरी गुड सृष्टि, इट इज बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोरी। बच्चों कीड़े का नाम नोट कर लीजिए, बॉम्बेक्स मोरी, ये भी आ चुका है पेपर में। ठीक है, और बच्चों सिल्क उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब आप रेशम कीट का उत्पादन करते हैं रेशम को बनाने के लिए तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखिए रेशम के कीड़ों को आपने यूज करा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि आप रेशम के कीड़ों की कौन सी अवस्था को इस्तेमाल करते हैं। देखिए किसी भी कीड़े की लाइफ में बच्चों लाइफ में चार स्टेज होती है। लाइफ में कितनी स्टेज होती है? चार। पहली होती है अंडा, उसके बाद होता है लार्वा, उसके बाद होता है प्यूपा और फिर आता है एडल्ट। ठीक है, चार स्टेज होती है। तो बच्चों उसमें जो तीसरी स्टेज होती है प्यूपा, क्या कहते हैं इसको? प्यूपा। इस लेवल पर इसको कोकून बोलते हैं। तो हम जब सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं कीड़ों से तो उसके लाइफ की तीसरी अवस्था होती है, तीसरा चरण होता है कोकून। इसमें क्या होता है बच्चों? इस तरीके से वो अपनी पूरी बॉडी पे रेशम का आवरण बना लेता है और इसी रेशम के आवरण को हम लोग उससे छीन लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है और इस अवस्था को क्या कहते हैं? कोकून। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? कोकून। अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैम ये क्वेश्चन पेपर में आया था और आपने तो बताया नहीं। ठीक है, मैंने सब बताया है आपको, आपको बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है कि मानव जीव में प्रजनन कैसे होता है नॉर्मली? एक्स विट्रो, बाह्य, आंतरिक या पात्र निषेचन यानी कि पॉट फर्टिलाइजेशन। बच्चों अगर आपके सारे आंसर भी गलत हो रहे हैं ना तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो बिल्कुल बस आप वीडियो के साथ बने रहें। हाँ, इंडिया में चार वैरायटी मिलती है, मूंगा, टसर, और एक उड़ीसा की तरफ की होती है और एक होती है मलबरी। ठीक है, तो चार होती हैं, मतलब बेसिकली दो होती है। शिव कुमार जी मोटा मोटा मैं बताऊं, रेशम के कीड़ों को दो प्रकार के पत्ते खिलाए जाते हैं। अगर आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको उसका पूरा आंसर दूंगी। देखिए जो महंगा वाला सिल्क होता है एक को खिलाया जाता है शहतूत का पत्ता। ठीक है, तो शहतूत का पत्ता, और एक को खिलाया जाता है ओक यानी कि चीड़ का पत्ता। अब आप ये मान के चलिए कि शहतूत का पत्ता होता है सस्ता और चीड़ वाला होता है महंगा। तो बच्चों जो प्रोटीन आपको मतलब जो जो कीड़ा जैसे सिल्क का शहतूत खाता है ना, उसको कहा जाता है मूंगा, मूंगा, मूंगा सिल्क। ठीक है, और जो चीड़ के खाते हैं उसको कहा जाता है आपका टसर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? टसर। और इसी में एक और वैरायटी होती है, मतलब इसी में ही हाई वैरायटी होती है, उसको कहा जाता है बेंगलोरी सिल्क, या बेसिकली जो कांजीवरम सिल्क का आप नाम सुनते हो वो वहीं से होता है। ठीक है, तो ये है मेन चीज, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्या आंसर था भाई इसका? इसका आंसर था बच्चों मानव में प्रजनन कैसे होता है? इंटरनल होता है भाई,
जो ओवरी होती है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। और एग्जैक्टली कहां पर होता है? देखिए ये ओवरी होती है, ह्यूमंस के अंदर ये यूट्रस होती है। तो यूट्रस के अंदर कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये भी एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है एग्जैक्टली। जय हिंद शिव यादव जी, नमस्कार। तो बच्चों जो दो ट्यूब्स होती हैं मानव के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो भ्रूण होता है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। यूट्रस के अंदर भ्रूण अटैच हो जाता है 7 दिन के बाद, तो इसी पॉइंट को प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन निषेचन जो होता है स्पर्म और ओवा का, वो कहां पर होता है? वो ट्यूब्स में होता है बच्चों। तो इसको आपको गलत नहीं करना है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, इस बार भी यूपीपीएससी में एसिड का क्वेश्चन आया है। इस बार भी यूपीपीएससी में, मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा है गाइस, प्लीज अपना चेक करिए, मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। यूपीपीएससी में एसिड का क्वेश्चन आया है और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बताइए कौन सा मैचिंग करेक्ट है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, यूपीपीएससी के एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो इसलिए कहती हूँ कि जो एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ ना, इसको सुन लिया करो ध्यान से। एसिडिक एसिड के अंदर आर्नस्टिंग, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड टैमरिंड, और लैक्टिक एसिड विनेगर। बच्चों जो लोग स्टूडेंट है ना, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा नेट की जरूरत होती है, तो आप लोग ना वो वाला डेटा प्लान लिया करो जिसमें एक दिन में 3 से 4 जीबी मिलता है। ये जियो में आता है प्लान, वो वाला ले लिया करो। तो उससे आपकी पढ़ाई में ना, जैसे नेट खत्म हो गया, दिक्कत हो रही है, क्लास नहीं हो पा रही, और हमेशा जब भी वीडियो देखते हो लो क्वालिटी पे करके देखा करो। तो लो क्वालिटी पे जब वीडियो देखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका डेटा कम खर्च होगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पर साइट्रिक एसिड, ये देखिए यहाँ पे द बेकार आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा फॉर्मिक, जो सही है, बिल्कुल सही है, यस लेमन। वेरी गुड आर्यन, बिल्कुल सही उत्तर है। हमने करेक्ट पेयर पूछा था। और नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक होता है चींटी के अंदर, एसिडिक एसिड होता है सिरके के अंदर, और लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर, ठीक है। तो केवल सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बच्चों आपको बताना है कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम कोबाल अमीन है। इस बार भी यूपीपीएससी में 3 क्वेश्चन आए हैं विटामिन से। इस बार 3 बच्चों क्वेश्चन विटामिन से आए, मैं बता रही हूँ आरओ में भी आएगा, मैं फिर आपको चेता रही हूँ, अच्छे से पढ़ के चले जाना। हर मतलब ये सरकारी टॉपिक है, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। कोबाल अमीन बताइए फटाफट से, कोबाल अमीन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन B1 और विटामिन सी। यस, हेलो पिंटू कनौजिया जी, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका अकेडमी पर। बच्चों विटामिन, वेरी गुड, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, सृष्टि, शिवकांत और शिव कुमार पचौरी, मयूर, इन सभी के आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन कोबाल अमीन यानी के साइनो कोबाल अमीन, ये कहा जाता है B12 को। किसको बोला जाता है? B12 को, ठीक है। B1 का नाम होता है थायामिन, ना कि कोबालामीन, कंफ्यूज नहीं होना है। C का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और E का नाम होता है टोकोफेरॉल। ये पीसीएस में आया है क्वेश्चन भाई। हाँ जी, मैं बता रही हूँ ना कि जो करा रही हूँ आपको, ज्यादातर क्वेश्चन लगते हैं पेपर में, तो साइंस के क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है आपको बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर कौन से जीव परजीवी संबंध को दर्शाते हैं। मतलब एक जीव दूसरे, परजीवी संबंध क्या होता है कि एक जीव दूसरे को खा रहा है, एक का फायदा हो रहा है। परजीवी संबंध मैंने इकोलॉजी में आपको उस दिन पढ़ाया था, इकोलॉजी में उस दिन पढ़ाया था कि नहीं? एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, तो इसी को पैरासिटिक कहते हैं, पैरासिटिक रिलेशनशिप। आपको बताना है यहाँ पैरासिटिक रिलेशनशिप कौन सा है? एल्गी कोरल रीफ, गाय और बगुला, कुत्ते पर पिस्सू, और रेमोरा मछली और शार्क।
बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं पता पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान देना है हर क्वेश्चन पर। शिव कुमार जी, मेरा यही एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यही हूं मैं, साइंस की, तो इसलिए आपको इकोलॉजी, एनवायरनमेंट ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, इसमें आपको कभी भी मुझसे निराशा नहीं मिलेगी, और निराशा आपको मुझसे इकोनॉमिक्स में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुझे मतलब दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड इकोनॉमी आई डोंट ट्रीट इट एज अ सब्जेक्ट, आई ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, बस थोड़ी सी टेक्निकल उसमें चीजें होती हैं वो समझनी होती हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, पॉलिटी से हम थोड़ा सा घबराते हैं पॉलिटी में ज्यादा उद्दंडता नहीं करते हैं। चलिए, तो बताइए भाई, कुत्ते पर पिस्सू। बच्चों यहाँ पर पैरासिटिक, मैंने अभी आपसे बोला पैरासिटिक रिलेशनशिप को इकोलॉजी में प्लस माइनस रिलेशनशिप बोला जाता है। प्लस माइनस रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि एक को फायदा एक को नुकसान। बच्चों देखो, कुत्ते के ऊपर जो पिस्सू चढ़ जाते हैं या कुछ चीचड़ी चिपक जाती है, क्या करते हैं वो कुत्ते को बीमार कर देते हैं, एक एक बुखार हो जाता है, डॉग उसको कहा जाता है टिक फीवर। और बच्चों ये इतना ही भयानक होता है जैसे इंसानों में डेंगू होता है, ठीक है, वैसे ही आप मान लीजिए कुत्तों में टिक फीवर होता है, और एक फीवर और होता है लाइन डिसीज। ये दोनों नाम याद कर लीजिए, पेपर में आए हैं। शिव कुमार जी, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया था, बीच में रोक दिया था क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे, अभी दोबारा से कल से शुरू करेंगे। हाँ, 5-6 क्लास हो चुकी है, मेंस का बैच हमने शुरू किया था, वो फिलहाल के लिए रोक दिया था क्योंकि बच्चे जो है उस टाइम पर नहीं आ पा रहे थे। तो लाइम डिसीज बच्चों, ये दोनों कुत्ते के पिस्सू के काटने की वजह से दो बीमारियों के नाम आप नोट कर सकते हो। अच्छा बच्चों, एल्गी और कोरल रीफ का क्या रिलेशन है? इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। नोट करते रहिए, पिस्सू रैट में भी होता है, पिस्सू कुत्तों में भी होता है, पिस्सू बिल्ली में भी होता है, जितने भी मैमल्स है, पिस्सू लोमड़ी में होता है, रकून में होता है, बंदर में होता है, जितने भी मैमल्स है, क्योंकि पिस्सुओं को मैमल्स का रक्त चाहिए होता है। तो कोई भी मैमल होगा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ठीक है, या लोमड़ी हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, किसी पे भी बच्चों ये मिल जाते हैं, ठीक है, इनका कोई दीनीमान नहीं है, ये कहीं पर भी घुस जाएंगे। अच्छा, एल्गी और कोरल रीफ, इस रिलेशन को कहा जाता है प्लस प्लस रिलेशनशिप। इसमें दोनों दोनों पक्षों को फायदा होता है। भाई एल्गी को क्या फायदा है? उसको एक जगह मिल गई रहने के लिए। कोरल रीफ को क्या फायदा है? उसको खाने के लिए एल्गी मिल रही है, खाना बनाने के लिए। बच्चों, गाय बगुला का रिलेशनशिप कैसे है? गाय बगुला का, गाय बगुला में गाय के ऊपर आपने देखा होगा बगुला बैठ के सवारी करता रहता है। तो यहाँ पर बच्चों गाय बगुले में, गाय को तो पता भी नहीं मेरे ऊपर बगुला बैठा है, तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना यार तुम आओ जाओ, अब देखो मेरी क्लास में आप लोग बैठे हो, अब मेरी क्लास में 50 बच्चे आ रहे हैं या 8 बच्चे आ रहे हैं, मुझे तो यही पढ़ाना है, बात होगी समझ में? तो यानी कि ये बात हो गई कि एक पक्ष को फायदा हो जाता है, और एक पक्ष जो होता है, ये मैंने सब प्लस क्लास में पढ़ाया है अपनी, आप मेरे अक्टूबर का बैच देखना प्लस का, उसमें मैंने सब पढ़ाया है। तो एक एक पक्ष को फायदा होता है, दूसरे पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस रिलेशन को गाय बगले को यही कहा जाता है। तीसरा आता है रेमोरा मछली और शार्क। बच्चों ये भी यही रिलेशनशिप है, इन दोनों रिलेशन को हम लोग कहते हैं अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म ये भी प्लस जीरो रिलेशनशिप है, एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्लियर हो गया है जी बच्चों? क्लियर हो गया? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं नोट कर लीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। लाइन डिसीज और टिक फीवर, ये दोनों चीचड़ी और बच्चों पिस्सू के द्वारा कुत्तों को बीमार हो जाते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सा कोशिका अंग बाहरी पदार्थ और खराब चीजों को पचाकर कोशिका को साफ कर देता है। ठीक है, प्लास्टिड्स, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों कौन सा सेल का ऑर्गन है? आपकी कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके बॉडी के गंदगी को आपके सेल लेवल पर, मतलब कोशिका लेवल पर गंदगी को साफ कर रहा है, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है? नो सृष्टि, दिस इज द रॉन्ग आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके शरीर में पावर हाउस होता है,
आपके शरीर में ऊर्जा देता है, एटीपी बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हेलो अभिषेक सिंह जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेरी गुड मयूर, वेरी गुड। मयूर का आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सफाई करता, आपकी कोशिका का सफाई करता, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इसको। कितनी बार पढ़ाया है, भूल गए हैं सारे बच्चे। ठीक है, लाइसोसोम आपके बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, जो सफाई करता है वही आदमी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो अब सोचिए, सेल में के अंदर अगर केमिकल्स भरते चले जाएं, गंदगी भरती चली जाए, एक टाइम पे उस सेल के अंदर इतनी गंदगी हो जाएगी कि वो सेल जो है कैंसर हो जाएगा। उस सेल में अनवांटेड चीजें भर भर के कैंसर हो जाएगा। तो आपको पता है, ये एक तरीके से एंटी कैंसर, यानी कि आपके बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। कोई भी विदेशी चीज अंदर आ जाती है उसको साफ करता है लाइसोसोम। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आ चुका, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सेल चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो जगह से आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लाइसोसोम। कब्रगाह नहीं, कब्रगाह तो एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन कब्रगाह शब्द हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लीन के लिए, प्लीहा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। बच्चों, आपको बताना है कौन सी ऑर्गन है जो हमारे शरीर में आंख और हाथ के गतिविधि के लिए जिम्मेदार है? हृदय, कलेजा, गुर्दा और मस्तिष्क। मतलब जिधर देख रहे हो हाथ भी उधर ही उठे। कोऑर्डिनेशन, आपके बॉडी के प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है आपकी पूरी बॉडी को? वेरी गुड मयूर, बहुत अच्छा आंसर है। वेरी गुड अभिषेक, बहुत अच्छा आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों, आपके पूरे बॉडी का कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में, आपका मस्तिष्क। कहते हैं ना, ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। ब्रेन से बड़ा कोई इस दुनिया में खतरनाक चीज नहीं है। ब्रेन सबसे पावरफुल चीज है। आपका मस्तिष्क वो करेगा जो आप उससे करवाना चाहोगे, अदरवाइज वो आपको चला देगा। आप उसे नहीं चलाओगे, वो आपको चला देगा। तो ब्रेन ही आपके बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, आपको बताना है टाइफाइड और टीबी किससे होता है? टाइफाइड और टीबी किससे होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई और बैक्टीरिया। बच्चों प्लीज, जो बच्चे अभी भी आए, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को हमारी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और इस तरह के वीडियो पर डेली आपको आना है। हेलो दीपक जी, नमस्कार। जेआरएफ का स्कॉलरशिप ऑन बोर्ड मुश्किल है। मुश्किल है दीपक जी। अगर आप कहीं सरकारी पद पे है तो या तो पहले ही आपने लिया होता, जेआरएफ पहले ही करा होता, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाता, तो वो तो चल जाता है मुझे लगता है, वरना आपको एनओसी लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, टाइफाइड और टीबी किस तरह के रोग हैं? वेरी गुड गाइस, इट इज बेसिकली बैक्टीरियल डिसीज। वेरी गुड मयूर एंड शिव कुमार यादव जी और आरिफ, बिल्कुल सही जवाब है बैक्टीरिया। टाइफाइड और टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणुओं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों, जो चमगद्दड़ होती है वो बेसिकली अपने खाने को, शिकार को पकड़ने के लिए या उड़ने के लिए, रास्ते को पता करने के लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करती हैं? चमगादड़ अपने शिकार को खोजने के लिए, रात को अंधेरे में उड़ने के लिए ध्वनियों के तरंगों को, कौन सी ध्वनियों का तरंगों का इस्तेमाल करती है? सुपरसोनिक, सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक और अकाउस्टिक। शिव कुमार जी, आज 8 बजे एक्चुअली फाइल लेट आया था मेरे पास, उस वजह से मैं, वैसे ही क्लास 7:30 बजे का है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कल से 8 बजे से ही कर ले उसको। 8 से 9 का क्लास कर लेते हैं या 7 से 8 का। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 7 से 8 के बीच में क्लास आपका चलेगा।
हाँ जी, तो बच्चों यस एब्सोल्युटली करेक्ट, द राइट आंसर इज अल्ट्रासोनिक तरंगे। बच्चों अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है चमगादड़ के लिए। और यहाँ पर एक बात कही जाती है चमगादड़ों के बारे में कि चमगादड़ के कान ही उनकी आंख है, ईयर्स आर आईज, उनके कान ही उनकी आंख है, क्योंकि वो बच्चों आंखों का काम उनके कान करते हैं। दिस इज द रीजन कि इस तरीके से ये स्टेटमेंट उनके लिए बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है मानव का जो कान होता है वो अपने आसपास की बहुत सारी ध्वनियों को एकत्रित करता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कौन सा पार्ट सारी साउंड वेव्स को, ये साउंड वेव्स जैसे मान लीजिए ये साउंड वेव्स आ रही हैं चलती हुई, तो आपके कान का कौन सा हिस्सा इनको कलेक्ट करेगा, आवाज को कलेक्ट करेगा? पिन्ना, कॉकलिया, हैमर और एनविल। कान को आपके आपके कान कौन कौन से पार्ट है कान का जो सारी तरंगों को एकत्रित करके बच्चों आपके ब्रेन तक लेकर जाता है? बच्चों द राइट आंसर इज पिन्ना। आपके कान में जो पिन्ना, आपने देखा होगा जानवरों के कान बहुत बड़े होते हैं, जानवरों के कान बहुत बड़े होते हैं। और इंसानों के कान, अगर आप इंसानों की हिस्ट्री देखें, हम जिससे डेवलप हुए गाइस, हमारे कान पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, अब धीरे धीरे हमारे कानों का साइज छोटा होता चला गया है। आपको पता है बच्चों हमारा ये जो पूरा एक्सटर्नल ईयर है, इसका एक ही काम होता था दूर तक की आवाजों को पता लगाना। ठीक है, तो जितना बड़ा ये बाहर का होता था उतना बड़ा, हाँ उतना बड़ा कान का आवाज को अंदर ले जाने का काम करता था। ठीक है, तो पिन्ना, और पिन्ना को हम बाह्य कान कहते हैं। बच्चों हमारे दो कान होते हैं, एक बाह्य कान और एक आंतरिक कान, इंटरनल ईयर। ठीक है, तो जो आंतरिक कान होते हैं वो जैसे सांप होता है, स्नेक, या रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं बच्चों, तो ज्यादातर इनके बॉडी में आपने देखा होगा इनके बाहर कोई कान नहीं होता है, इनका अंदर कान होते हैं, स्नेक के ब्रेन के अंदर कान होते हैं। तो ये तरंगों को जो है महसूस करके पता लगाते हैं कि आगे का क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है बच्चों, बहरे होते हैं सांप जो होते हैं, बहरे होते हैं, वो एक्सटर्नल आवाज नहीं सुन सकते, वो केवल वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, कंपनों को सुन सकते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? आपके शरीर की एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सा सेल जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस और प्लास्टिड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल तेजी के साथ जवाब आने चाहिए सभी बच्चों के। जो बच्चे अभी अभी आए वीडियो पर लाइक नहीं करा भाई, गलत बात, जल्दी से लाइक कर दीजिए। बच्चों यस द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके बॉडी में प्रमुख ऑर्गन है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, और अगर ये ना हो तो इंसान मर जाएगा। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को प्रोसेस करता है। किसकी मदद से? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो आप सांस लेकर अंदर ले जाते हो। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करता है और इसकी मदद से क्या बनाता है? एटीपी और ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, और बदले में आपकी बॉडी बाहर क्या छोड़ देती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये यूपीपीसीएस क्या सन 2017 में यूपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसकी मदद से काम करता है? ऑक्सीजन की मदद से काम करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों कौन सी गैस है, आप चिप्स लेकर आते हो, लेस वगैरह लेकर आते हो, बिल्कुल फूला हुआ पैकेट रहता है उसका, कभी नोट करा है? लेस का पैकेट फूला हुआ रहता है। ठीक है, तो कौन सी गैस उसमें भरी जाती है?
आज मेरे पास एस नाम के बच्चे बहुत जुड़े हुए, शिवकांत, शिव सिंह, सृष्टि, शिव कुमार और शिवकांत। सही है, वेल डन। एक बार ऐसी बात है, एक बार ए नाम के बच्चे जुड़ गए थे सारे। बताइए बच्चों, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस उसमें डाली जाती है? हाँ, 10:30 बजे आज आरओ के लिए क्लास लगाई है हमने, तो ये क्लास बस 9 बजे तक चलेगा। फिर आप लोग खाना वाना खा लो, ब्रेक ले लो, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ स्पेशल पर 10:30 बजे। ठीक है, आज आज आराम से 1.5-2 घंटा 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, खाना वाना खा के बैठना, सूसू पॉटी करके बैठना। ठीक है। लेस के लिए बच्चों कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीडेशन से बचाती है, अपचयन से बचाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है बच्चों आपको बताना है आपके पौधों में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है? जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट हैज बीन आस्क्ड इन पेपर मेनी टाइम्स। मिडवेन, स्टोमा, फ्लोएम और जाइलम। भैया पेपर सेटर बहुत चालाक होता है, ढूंढ ढूंढ के कोशिश करता है कि आपको वो क्वेश्चन दे जो आप ना कर पाओ। ठीक है ना? चलो तो आंसर मेरे पास आ रहा है स्टोमा। मेरे पास कोई सही आंसर नहीं आया। बच्चों देखिए, आपके पत्ते, जो पत्ते होते हैं पौधों में, पत्ते, पत्तों के अंदर एक जगह होती है स्ट्रोमा, स्टोमाटा। स्टोमाटा का नाम सुना है? स्टोमाटा को शॉर्ट में कहते हैं स्टोमा। तो बच्चों यही वो जगह है जहां से गैसों का तो एक्सचेंज होता है और साथ में सनलाइट अंदर जाती है। कौन सी जगह से जाती है सनलाइट अंदर? स्टोमा, रंध्र। सामने लिखा हुआ है आंसर, फिर भी गलत कर रहे हो। क्या आंसर आएगा? स्टोमाटा या स्टोमा। इसी का मेन काम है आपके पौधों के अंदर सनलाइट को और पानी को, तो नीचे, पानी तो नीचे से आता है, ऑक्सीजन और सनलाइट का जाने का रास्ता कौन सा है? स्टोमाटा। हो सकता है पेपर में हिंदी में रंध्र लिखकर ना आए, स्टोमाटा लिखकर आ जाए। याद रख लीजिए, स्टोमाटा ही पत्तों तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सा फंगस का प्रकार नहीं है, कौन सा कवक का प्रकार नहीं है? अगैरिकस, गोनाइलिड्स, पेंसिलियम और एस्परजिलस। ये अगैरिकस की स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ मैं, गलत लिखी हुई है इन्होंने। हाँ, बताइए। हाँ हाँ, पत्तों के अंदर होता है, पत्तों के अंदर। बच्चों द राइट आंसर इज बी, गोनिया लिक्स। बच्चों एगेरिकस कहते हैं मशरूम को। ध्यान से सुन लीजिए, ये पेपर में आ चुका है। पेंसिलियम फंगस होती है जिससे एंटीबायोटिक बनी थी। कौन सी एंटीबायोटिक बनी थी? पेंसिलियम खुद एक है, पेंसिलिन फंगस होती है ये भी। इससे पहला एंटीबायोटिक बनाया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद आ गया कि नहीं आया? एस्परजिलस जो होती है ये भी ब्लैक फंगस कही जाती है, जो अभी कोरोना के समय पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी, बहुत फुटेज खाया था इसने। कौन सी फंगस ने फुटेज खाया था? एस्परजिलस ने। ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, सिंड्रेला फंगस, पता नहीं क्या क्या नाम। और बच्चों इससे फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है, अगर ये खाने में हो और आपके पेट में चली जाए तो इससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये तीनों फंगस है। केवल जो गोनियालिक्स है, जो गोनियालिक्स है वो बच्चों दैट इज नॉट अ फंगस। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन पे बेस्ड था। बच्चों अगर आपको तीनों फंगस के बारे में पता है ना, बाकी तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे गोनियालिक्स का।
चलिए अगला बच्चों, गोनेगेल्स क्या होता क्या है? बेसिकली ये एल्गाई का नाम है, ये है एल्गाई, यानी कि पानी की, समुद्र में मिलती है ज्यादातर ये, और ये कवक शैवाल होती है ये, ठीक है, बिल्कुल अलग बिरादरी की है। हाँ, येलो फंगस भी होती है। चलिए, और बच्चों इसको नोट कर लीजिए, 3 प्रकार की फंगस में पेपर पे क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रही हूँ आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी फिलहाल के लिए। हाँ, खांसी हो रहा है यार बहुत ज्यादा। बच्चों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं? बस कोई नहीं, क्लास खत्म ही होने वाला है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बच्चों टोटल कितने विटामिन होते हैं? 12, 10, 8 और 6। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी 10:30 बजे स्पेशल क्लास में, ठीक है जी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बच्चों कितने विटामिन होते हैं? चलिए गिनना शुरू करते हैं हम, साथ के साथ गिनते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9 और B12। कितने विटामिन हुए? गिन के बताओ कितने हो गए। चलो मैंने आपको गिनवा दिए सारे विटामिन, जल्दी से बताओ कितने विटामिन दिखाई दे रहे हैं? 6 के 8? कितने विटामिन है ये टोटल? 8 विटामिन, ठीक है। तो आपके सामने लिख दिए मैंने 8 के 8, 8 विटामिन, ठीक है गाइस। तो आप नोट कर सकते हो। बाकी B6 विटामिन नहीं होता है, B8 विटामिन नहीं होता है, B10 और 11 भी कोई विटामिन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको कराया था कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर टोटल कितने विटामिन होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आपको बताना है बच्चों, कोशिका की ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि एनर्जी में केमिकल नाम क्या है ऊर्जा का? व्हाट इज द केमिकल नेम? ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन फॉस्फेट। मेरे पास अभी किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है गाइस। बच्चों, एटीपी आपने कोशिका की ऊर्जा किस नाम से जानते हैं? एटी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो द राइट आंसर इज बी। बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? बताइए।
चलिए, यादव का आंसर आ गया मेरे पास। हेलो शिव यादव जी, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें ऑब्वियसली हमें क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है और हमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बच्चों, कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सा ऐसा सरीसृप है जिसके चार हृदय में चार कार्डियक चैम्बर्स होते हैं, हृदय में चार कक्ष। ये मैं आपको अपनी प्लस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके हृदय में चार खाने होते हैं, जैसे हमारे होते हैं उसी तरीके से बच्चों उसके हृदय में भी 4 चैम्बर्स होते हैं। चलिए, शिवकांत चतुर्वेदी जी का आंसर भी आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें, हमें बच्चों पता नहीं रहता आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट शिव यादव जी, बिल्कुल सही उत्तर है क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जिसके चार कार्डियक चैम्बर्स होते हैं। और इसके साथ एक और जानवर का नाम आप नोट कर सकते हैं, एलिगेटर्स, यानी कि घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जिसके स्वयं के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, के पास खुद का डीएनए होता है। सब पढ़ा चुकी हूँ, जितना आपको यहाँ पे करा रही हूँ बच्चों, ये हम ऑलरेडी अपनी हर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने क्वेश्चन आज पहली बार देखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा से इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आपको ये बताना है डीएनए और राइबोसोम्स किसके पास स्वयं के होते हैं। वर्ण लवक यानी के प्लास्टिड्स, सेल वैक्यूल, लाइसोसोम, वर्ण लवक यानी के क्रोमोप्लास्ट, लाइसोप्लास्ट, खुद का डीएनए और राइबोसोम। नहीं चला था कल क्लास, चला था, कल हमने थ्योरी पढ़ाया था शिवकांत जी। हाँ हाँ, पूरा 11:30 पौने 12 बजे तक कल क्लास लिया था हमने स्पेशल का। और उसमें हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी का बच्चों को काफी अच्छी अच्छी कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करे थे। बच्चों, द राइट आंसर इज सूत्रकर्णिका, या सूत्रकर्णिका कहा जाता है, सूत्रकर्णिका ये कहा जाता है आपके, सूत्रकर्णिका किसको कहते हैं, क्रोमोसोम्स। लिंक नहीं आता है, वो स्पेशल क्लास हुआ था, स्पेशल वाला, वो आपके ऐप पर आता है, उसका उसका कोई नहीं दिया था, आरिफ ने भेजा था वो ग्रुप पर, इस आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, भेजा हुआ है, लिंक भेजा हुआ है। और लिंक भेजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को खुद ही आ जाना चाहिए था क्लास में। मैंने आपसे कहा तो था रात को आप जो है क्लास आइएगा, 10:30 बजे आज क्लास है, तो ऐप खोलकर खुद ही आप लोग देख सकते हो, मेरी क्लास लगी होती है तो पता लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है पौधों का, जिन पौधों का पृथक बनावट रूप नहीं होता उसे क्या कहते हैं। मतलब देखने में अलग अलग कुछ नहीं नजर आता कि पत्तियां कहाँ है, जड़ कहाँ पर है, तना कहाँ पर है, मतलब अलग अलग इनका कुछ भी नजर नहीं आता, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है। ब्रायोफाइटा कवक, अनावृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स, और थैलोफाइटा। बच्चों थैलोफाइटा, शिव यादव जी बता देती हूँ, थैलोफाइटा जो है पौधों का सबसे सिंपलेस्ट स्वरूप होता है। अगर आपने प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो पौधों में जो सबसे पहला नाम आता है ग्रुप का वो आता है थैलो। थैलो का मतलब होता है थैली जैसा, ये पूरा का पूरा ऐसा थैली जैसा नजर आता है। और इसमें आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि इसमें
इसमें पत्तियां कहाँ है, जड़ कहाँ है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एल्गाए यानी कि शैवाल। बच्चों शैवाल इसी ग्रुप का एग्जाम्पल है। उसके अलावा लाइकन्स भी हेलोफाइटा में आते हैं। तो कभी भी जब आप शैवाल को देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें हाथ पैर मतलब उसका बेसिकली कहाँ पर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कौन से प्रकार के ऐसे मिरर होते हैं जहां पर उनका उपयोग डेंटिस्ट द्वारा बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, जिगजैग मिरर और अवतल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 31। वेरी गुड शिव यादव जी, बहुत अच्छा आंसर आपका, कॉनकेव मिरर। जब हम चीजों को बच्चों बड़ा करके देखते हैं, मतलब एक तरीके से उनकी इमेज को बड़ा करते हैं, तो हमें वहां पे अवतल दर्पण की जरूरत पड़ती है, जो ज्यादातर डेंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेंड्राइट्स और एक्सन्स। बच्चों ये दोनों अंग जो है आपको कौन सी कोशिका में मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी, नेफ्रॉन, व्हाइट ब्लड सेल और नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, ये एब्सोल्युटली राइट शेयर। ये सारे पार्ट है नर्व सेल्स के। बच्चों देखिए, हमारी जो मस्तिष्क तंत्र होता है, तो इसके अंदर बच्चों ये जो आगे का बॉडी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन यानी कि न्यूरॉन। नर्व सेल्स को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। तो इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये आपके ब्रेन सेल्स की इकाई कही जाती है। और इसमें बच्चों जो धागे आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन धागों को बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है इनको? डेंड्राइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है कौन से ऐसे जीव हैं जिनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, डबल चैम्बर्ड हार्ट होता है? गौरैया, मनुष्य, बंदर और मछलियां। बच्चों डबल चैम्बर्ड हार्ट यानी कि हृदय में जो 2 चैम्बर जो होते हैं, केवल मछलियों के होते हैं। यानी कि क्लास पीसेस, यानी कि जहां पे मछली आपको मिलती है, क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो हम उसमें पीसेस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं मछलियां। चलिए बच्चों आपको बताना है, अभी मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी आपको पढ़ाया था, एक ट्रॉफिक लेवल से जब आप दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, तो बच्चों एक नियम हमने पढ़ाया था, आपको ये बताना है कि
इसके अंदर कितने परसेंट एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होती है? हाँ, ये टफ क्वेश्चन है। अरे बहुत आसान है। पॉइंट 1, ये लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है। वेरी गुड प्रज्ञा, बिल्कुल सही। इसका नाम भी मैंने पढ़ाया था, लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10% लॉ। बच्चा शिव जी, शिव कुमार यादव जी, शिवकांत चतुर्वेदी जी, दोनों सुन लीजिए। इस लॉ के नाम में ही आता है 10% ट्रांसफर लॉ। तो बहुत आसान था, 10% लॉ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हर ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा। आपको बताना है बच्चों, कौन सी बीमारी है जो वाटर बॉर्न नहीं, यानी कि जल जनित नहीं है, जो वाटर से नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 35। चलिए मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। बच्चे बोल रहे हैं डी, हेपेटाइटिस ए और मीसल्स खसरा। बच्चों द राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए। देखिए पानी से हेपेटाइटिस सी हो जाता है, ठीक है, और ये कंटेमिनेशन के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए जो है ये बच्चों पानी के द्वारा नहीं होता है, ये इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड ब्लड या फर्म या अनयूजुअल कांटेक्ट के द्वारा हेपेटाइटिस से होता है। तो इसके लिए पानी की जरूरत हमको नहीं पड़ती। हेलो प्रबल सिंह जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी पर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा आपको बताना है कि फ्लोएम, पौधों में जो फ्लोएम मिलता है वो किस बात के लिए जिम्मेदार है? जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए लाइक शेयर जरूर करेंगे। फ्लोएम पौधों में किस चीज के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज पदार्थ और खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए वेरी गुड दिव्यांशु यादव जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अकेडमी पर। बच्चों थोड़ा सा जल्दी आंसर देंगे तो हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ेंगे। बच्चों फ्लोएम का जो बेसिक रोल है वो खाद्य पदार्थों को आगे ले जाने का है। जाइलम का जो रोल है, जाइलम का वो पानी और खनिज ले जाने का होता है, क्योंकि खनिज जो होते हैं वो ज्यादा पानी में ही डिजोल्व रहते हैं। तो खनिज पानी के द्वारा ही बच्चों ऊपर बढ़ जाता है और ये काम संभालता है आपका जाइलम, ठीक है। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम जाता है पत्तियों में, लीव्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा।
आपको बताना है बच्चों कौन सा ह्यूमन ऑर्गन है, कौन सा ऐसा ह्यूमन ऑर्गन है जिसके खराब होने पर डायलिसिस करने की बात कही जाती है, डायलिसिस करने की बात करी जाती है गाइस। हार्ट, किडनी, लीवर एंड एब्डोमेन। चलिए बच्चों, मैं फटाफट से इसका आंसर दूंगी आपको, ज्यादा समय हम नोट नहीं करेंगे। बच्चों देखिए, गुर्दा गुर्दा खराब होता है तो डायलिसिस करने की बात कही जाती है। वेरी गुड प्रबल सिंह जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अष्टबाहु, अष्टबाहु ये कौन से समुदाय को कहते हैं? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा। अष्टबाहु वाले लोग, आठ आठ, अष्ट माने आठ और बाहु माने हाथ, आठ हाथ वाले लोग कहाँ मिलते हैं आपको? चलिए अब इसका आंसर मैं देती हूँ। वेरी गुड शिवकांत चतुर्वेदी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। और प्रज्ञा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, मोलस्का। बच्चों देखिए, एक जानवर का नाम आपने सुना होगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है इसके 8 हाथ होते हैं। तो ऑक्टोपस कौन सी फैमिली का मेंबर होता है? मोलस्का फैमिली का मेंबर होता है और इसी को कहा जाता है अष्टबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चीड़ क्या चीज है? चीड़ मतलब चीड़ पेड़ है, वो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों पेड़ों में कौन सी प्रजाति का पेड़ है? दिव्यांशु कैसे हो तुम? ठीक है, सब ठीक है दिव्यांशु? बहुत दिनों बाद नजर आई हो आप। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम्स की? कीड़ किस चीज का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्मा, मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। चलिए बच्चों देखिए, चीड़ जो है, यस वेरी गुड शिवकांत, जिम्नोस्पर्मा में आता है। वेरी गुड प्रज्ञा। चीड़ का पेड़ किसमें आता है? मैंने आपको 50 बार पहले भी बताया है कि ये जो चीड़ हो गया, देवदार हो गया, पाइन नट्स हो गए, ये सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके जो बीज होते हैं बिल्कुल ऊपर होते हैं, इनके पास कोई ओवरी नहीं होता है। तो ऐसे पेड़ों को हम लोग जीव जिम्नोस्पर्मा कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है एनिमल किंगडम के एम्फीबियंस किसको कहा जाता है? सॉरी, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन, एनिमल में तो एम्फीबियन होते ही हैं, पादप जगत के उभयचर, पौधों में उभयचर किसको बोला जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है पहले भी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फेनेरोगैम्स और टेरिडोफाइटा। हेलो आराधना यादव जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अकेडमी पर। बच्चों बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, आराधना का आंसर बिल्कुल सही है, प्रज्ञा का आंसर बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, क्योंकि ये आपको बच्चों जमीन पर भी ये सरवाइव कर जाते हैं और पानी में भी ये सरवाइव कर जाते हैं, तो दोनों जगह सरवाइव कर जाते हैं, इसलिए इनको ब्रायोफाइटा किंगडम को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों आपको बताना है रजुक्की क्या है, इसमें से कौन रजुक्की की विशेषता नहीं है? रजुक्की कौन होते हैं? चलिए रजुक्की बता देती हूँ, कॉर्डेटा, जिसको आप बोलते हो रीढ़ की हड्डी वाले, इसका बड़ा टिपिकल सा हिंदी में नाम होता है रजुक्की। तो रीढ़ की हड्डी वाले
जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकॉर्ड सॉरी वो होता है, तो ऐसे लोग। अब आपको बताना है इसमें से ऐसे कौन है जो मतलब कि उनकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों आपको एक बात समझनी है कि जो रीढ़ की हड्डी वाले हैं, नोटोकॉर्ड तो उन्हीं के पास ही होता है। नोटोकॉर्ड से ही तो स्पाइनल कॉर्ड बनता है। आपके बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट हुआ है वो नोटोकॉर्ड से तो, तभी तो नाम पड़ा है स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। नोटोकॉर्ड से ही स्पाइनल कॉर्ड बना है। तो अगर कॉर्डेटा फैमिली के नोटोकॉर्ड ही नहीं होगा तो रीढ़ की हड्डी कहां से बनेगी बताइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो रीढ़ की हड्डी बनने के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, स्पाइन के डेवलपमेंट के लिए, बोन मैरो के डेवलपमेंट के लिए हमें नोटोकॉर्ड की जरूरत होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कॉर्डेटा फैमिली के लोग होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। आपको बताना है बच्चों पेलाग्रा बीमारी का कारण क्या है। हर साल विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, और इस बार भी यूपीपीसीएस में 3 क्वेश्चन आए हैं विटामिन से। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो नाइसिन, विटामिन B5, विटामिन B2 एंड राइबोफ्लेविन। पेलाग्रा पेलाग्रा बच्चों देखिए, राइबोफ्लेविन हम विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं, विटामिन B2। तो नायसिन आएगा यहाँ पे। पेलाग्रा इज कॉज्ड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। निकोटिनिक एसिड या नायसिन कहा जाता है इसको, निकोटिनिक एसिड या नायसिन। और इसी की कमी से पेलाग्रा जो है वो हो जाता है गाइस। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों कौन सा मच्छर मलेरिया को कैरी करता है। कौन सा मच्छर मलेरिया को कैरी करता है। केवल आराधना का सही जवाब था 42 में, और दिव्यांशु का भी। वेरी गुड बच्चों, कौन सा मच्छर मलेरिया को कैरी करता है। मादा एडीज इजिप्टी, नर एडीज इजिप्टी, फीमेल एनोफिलीज और नर एनोफिलीज। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपका खून जो पीता है वो मादा मच्छर होती है, वो नर मच्छर तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, नर मच्छर कभी हो ही नहीं सकता वो। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, एडीज और एनोफिलीज। तो मलेरिया कौन फैलाता है बताइए। मलेरिया अपने आप में किसके द्वारा होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम क्या चीज होती है, ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो प्लाज्मोडियम इज बेसिकली द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया एंड इट बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ। हाँ प्रज्ञा, तो विटामिन बी के डिसीज अच्छे से याद करो, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों द राइट आंसर इज एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। बहुत बढ़िया, मलेरिया किससे होगा, एनोफिलीज मस्कीटो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है मानव हृदय में देखिए 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में। हेलो मिस्टर एम राघवन जी, नमस्कार। बच्चों हमारे जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा गाइस, प्लीज डू प्रेस द लाइक शेयर बटन। मुझे आपसे ये पूछना है गाइस कि हमारे हृदय में 4 खाने हैं। 4 खानों में कौन से ऐसा खाना है जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आता है लंग से। जब लंग से ब्लड साफ होकर आता है तो वो उसी चैम्बर में आता है। बताइए कौन से चैम्बर में आता है। ऊपर वालों को आप क्या बोलते हो, एट्रियम। और नीचे वालों को क्या बोलते हो, वेंट्रिकल। तो उसका आंसर क्या बनेगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 44। यस, बाई तरफ आता है। वेरी गुड शिवकांत। बाएं आलिंद में ऊपर वालों को हम क्या कहते हैं, निलय, और नीचे ऊपर वालों को आलिंद और नीचे वालों को निलय। तो बच्चों जब आपके
जो बाया आलिंद है, यानी कि यहाँ लंग से ब्लड आता है इसमें, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ पीछे लंग्स है, यहां से फिर यहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पूरा सर्कुलेशन कैसे आपके हृदय में होता है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है आपके उत्सर्जन तंत्र में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी के, आपका जो यूरिन होता है बच्चों, वो कहाँ पे स्टोर होता है। मान लीजिए थोड़ी देर आप टॉयलेट नहीं गए, तो आपका यूरिन कहाँ पे स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर और बोमेन्स कैप्सूल। वेरी गुड आराधना। मूत्राशय यानी कि ब्लेडर में आपका जो यूरिन एकत्रित होता है वो ब्लेडर में होता है। इसका काम ही यही है, टू स्टोर द यूरिन। यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर कहाँ पे होगा वो बच्चों, यूरेथ्रा तो यहाँ से तो पास होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है टॉयलेट, ठीक है। और बोमेन्स कैप्सूल इंटरनल किडनी का पार्ट है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो द राइट आंसर इज ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है आपके पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। आपके पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ईसोफेगस, बड़ी आंत, छोटी आंत। चलिए हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम छोटी आंत है, कुछ बोल रहे हैं बड़ी आंत है, कुछ बोल रहे हैं ईसोफेगस है। बच्चों द राइट आंसर इज छोटी आंत। देखिए नाम की छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, 5 से 7 फीट का इसका टोटल जो है एक्सटेंशन होके 5 से 7 फीट तक ये चली जाती है। तो आपके आपके इंटेस्टाइन, सॉरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे लंबा पार्ट है उसको छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है। और ये 3 भागों में विभाजित होती है, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है आपका इलियम। यस, वेरी गुड, क्लैपिंग टू ऑल दोस्त जिन्होंने सही आंसर दिया है। अपने आप के लिए क्लैपिंग किया कीजिए, अपने आप को मोटिवेट किया कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कि हमारे मसल्स के अंदर यानी कि हमारी मांसपेशियों के अंदर अगर कहीं पे ग्लूकोज टूट जाता है, ऑक्सीजन है नहीं और ग्लूकोज टूट रहा है, तो ऐसे में वहां क्या बन जाएगा, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर में से आपको डिस्कस ना किया हो। बच्चों मांसपेशी में बिना ऑक्सीजन के अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पर क्या बनेगा। वेरी गुड शिव यादव जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, लैक्टिक अम्ल। वेरी गुड, लैक्टिक अम्ल बच्चों। और आपको पता ही है ना कि मसल्स में जब लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो वहीं पर पेन होता है, कहते हैं ना दर्द हो गया यार, आज तो मैंने बहुत एक्सरसाइज कर लिया। करंट का क्लास करना है, करंट का क्लास कल से शुरू करेंगे, आज नहीं, आज कोई क्लास नहीं है। आज हमारा अनअकैडमी स्पेशल पे बच्चों कोई क्लास नहीं है, क्योंकि फाइल टाइपिस्ट आज सर हमारे छुट्टी पे, कोई फाइल आज नहीं भेजा उन्होंने, तो आज कोई क्लास नहीं होगा उधर। कल कल क्लास करवाएंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, लैक्टिक अम्ल बच्चों पेन किस लिए होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से, और थकान भी होती है। चलिए वेरी गुड बच्चों, आपको बताना है
कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो पेड़ों के अंदर जड़ों से लेकर ऊपर तक पानी और सारा जो मिनरल्स है वो ऊपर तक पहुंच जाए? ट्रांसपिरेशन, सेडिमेंटेशन, एक्यूमुलेशन एंड कंडेंसेशन। हाँ शिवकांत, पेपर के मैं सोच रही यूपी का कुछ आपको स्पेशल करा दे, यूपी का, यूपी से रिलेटेड कुछ तैयारी करवा दे, मेरा तो दिमाग में ये था, क्योंकि आरओ के पेपर में ज्यादातर यूपी से संबंधित चीजों को ज्यादा पूछा जाएगा जहां तक हमारा अंदाजा है। जहां तक हमारा अंदाजा है गाइस। वो सामने एक चुईया बैठी हुई थी हमारे, हम उसी को भगा चलिए मैं बता दूंगी आपको, कल बता दूंगी ग्रुप पे सुबह। चलिए तो बच्चों कौन सा प्रोसेस है, मेरे पास आंसर आ रहा है ट्रांसपिरेशन, और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड गाइस। ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या आंसर आएगा बच्चों? वाष्पोत्सर्जन। तो ये जो है बेसिकली इसी की वजह से प्रेशर ऊपर लगता है जड़ों से, और सारी जो चीजें हैं वो पेड़ों में ऊपर की तरफ चलती हुई चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है पौधों में सबसे निम्न साइज के पौधे कौन से हैं? पौधों में सबसे निम्न बच्चों ग्रेड के प्लांट्स कौन से हैं? कहाँ बेइज्जती हो रहा है? मिक्स, अच्छा स्टैटिक जीके। ऐसे मत करो यार, पेपर है आरओ का 5 दिसंबर को, रिवीजन नहीं करा? हे भगवान। चलिए, सबसे निम्न प्रजाति के पौधे कौन से हैं? ब्रायोफाइटा, वेरी गुड। नहीं, थैलोफाइटा। अभी थोड़ी देर पहले बोला है मैंने आपको कि पौधों का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले नाम आता है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद नाम आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद नाम आता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में फिर आगे के बड़े बड़े जो पौधे बच्चों वो आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया थैला, थैली वाले जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है थैलोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कॉम्ब जेली कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? वेरी गुड आराधना, आपके आंसर्स बहुत सही आ रहे हैं। और बच्चों इसी बात पर जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं करा है, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। बच्चों कॉम्ब जेली किसे कहते हैं, मतलब सॉरी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा, टीनोफोरा, मलुस्का और प्लेटी हेलमिंथ। बच्चों टीनोफोरा की मैं स्पेलिंग ठीक कर रही हूँ, टीनोफोरा। जेलीफिश कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगी? बच्चों देखिए, वैसे जेलीफिश की जो फैमिली होती है, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों का आंसर गलत हो, सही भी हो सकता है, आप आंसर दे दो। बच्चों देखिए जेलीफिश, वेरी गुड शिवकांत, बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हो। बच्चों कॉम जेली जो बिलोंग करती है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इट बिलोंग्स टू फाइलम टीनोफोरा। ये फाइलम एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब जो ये जेलीफिश है वाली ये मिलती नहीं है, ये विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इसको हम कभी भी ना, इसको हम मतलब जब भी फाइलम स्टडी करते हैं तो इसका नाम हम जरूर पढ़ लेते हैं एक बार, टीनोफोरा कॉम जेली। ये दिखने में कंघे की तरह होती है, ऐसी होती है ये, इसमें कंघे जैसी होती है, लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं इसमें इस तरीके के, ये देखिए, तो उसको कहा जाता है कंघा जेली। और वैसे जेलीफिश फैमिली का नाम क्या होता है? निडेरिया। जेलीफिश फैमिली का नाम क्या होता है? निडेरिया या सीलन ट्रेटा। क्या नाम होता है बच्चा जी इसका? सीलन ट्रेटा और निडेरिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा, मतलब कि उसका जो प्रजनन होता है स्पोर फॉर्मेशन से होता है? ब्रायोफिलम, प्लेनेरा, राइजोपस और प्लाज्मोडियम। प्लेनेरिया बच्चों, ये प्लेनेरिया है यहाँ पर, प्लेनेरिया, राइजोपस, प्लाज्मोडियम और ब्रायोफिलम।
मतलब प्रजनन के लिए स्पोर्स बनाते हैं ये लोग। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर स्पोर बनाता है तो इसका मतलब ये कोई पौधा है, क्योंकि स्पोर किसमें बनता है? प्लांट्स में बनता है। स्पोर फॉर्मेशन से प्रजनन कौन करते हैं? पौधे। अब आपको पहचानना ये है कि इसमें पौधा कौन सा है। पौधा हो बच्चों, पौधों के अंदर ही दो दो कैटेगरी होती है, एक पौधा जो प्रॉपर पौधे होते हैं और दूसरे होते हैं फंगाई, यानी के कवक, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो, यस वेरी गुड आराधना, बहुत अच्छा आपका आंसर। राइजोपस। बच्चों राइजोपस इज बेसिकली अ माउल्ड, ये एक तरह की फफूंद होती है और ये फंगस फैमिली से बिलोंग करती है। ब्रायोफिलम जो है ये पौधा होता है, प्रॉपर प्लांट होता है, ये ब्रायोफाइटा फैमिली में आता है। प्लेनेरिया ये प्लेटी हेलमिंथ का एनिमल होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ होता है। तो यहाँ पर केवल फफूंद एक ही था, राइजोपस, बड़ी फेमस ये बच्चों फफूंद है और ये कई तरह के फंगल डिसीज कर देती है, ये कई तरह के फफूंद रोग कर देती है बच्चों। जो राइजोपस होती है ना आपकी, ये बड़ी मशहूर फंगस है, इसका नाम बच्चों नोट करिए। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल और बता देती हूँ। अभी जो बच्चों कोविड के दौरान जो अभी फंगल इन्फेक्शन लोगों को हो रहा था, म्यूकोर माइकोसिस के नाम से, आपको याद होगा। तो निमोनिया में ये फेफड़ों में फंगस जम जाती है। तो कोविड के दौरान जो फंगल इन्फेक्शन लोगों को हो रहा था, वो यही राइजोपस नाम की जी थी फंगस, जो लोगों में ब्लैक फंगस के नाम से बच्चों जो है इन्फेक्शन कर गई थी बच्चों। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे चलें गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है भिंडी में मोजेक बीमारी, भिंडी की चकत्ता रोग, ये किसके द्वारा होता है? भिंडी का चकत्ता रोग किसके द्वारा होता है? मोजैक माने चकत्ता, कीड़ा, बीज, वायु और पानी। उसको फैलाने के लिए, जो भिंडी का चकत्ता रोग है उसको फैलाने के लिए कौन कौन चाहिए? हवा, पानी, बीज और इंसेक्ट। बच्चों बिल्कुल अलग क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर भी बिल्कुल अलग आएगा। वेरी गुड आराधना। बच्चों भिंडी के अंदर ये येलो पीत वर्णी जो चकत्ता रोग हो जाता है, इसको फैलाने के पीछे होता है कीड़ा। कीड़ा एक तरह का भुनगा टाइप होता है, ये बीटल टाइप कीड़ा होता है। और ये बीमारी बच्चों अक्सर जो कॉटन होता है ना, कॉटन कपास की फसलों में भी बच्चों ये देखने को मिलती है। ये कीड़ा जो है, यही कीड़ा कॉटन की फसल को भी खराब कर देता है। तो बड़ा ये इंसेक्ट, आप इसके आंसर जो आंसर लिखेंगे दैट इज इंसेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है हमारी एलिमेंट्री कनाल का कौन सा हिस्सा है जहां से भोजन की प्रक्रिया शुरू होती है? डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस, बड़ी आंत, आपका मुंह, छोटी आंत या पेट? हाँ जी शिवकांत, एक नहीं नहीं, ये एक तरह का ना भुनगा टाइप होता है, चिपचिपा कीड़ा भी कहते हैं इसको, मतलब भुनगा टाइप होता है, बीटल फैमिली में आता है। बच्चों आपके भोजन का जो पाचन है वो आपके आहार नली के कौन से भाग से शुरू होता है?
सो बच्चे देखिए, भोजन का पाचन तो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। वेरी गुड गाइस। आपके मुंह में कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? पाचन का मतलब होता है जहां पे एंजाइम काम करे। हम पाचन शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां पे किसी प्रकार का एंजाइम हो। तो एंजाइम यहाँ पे मुंह में कौन से एंजाइम होता है? एक होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है बच्चा जी? स्टार्च का, यानी कि मांड का। ठीक है। और बच्चों दूसरा एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन जो होता है ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एंजाइम होता है। तो ये सलाइवरी अमाइलेज की थोड़ी बहुत मदद कर देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डाइजेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम माउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। बच्चों आपको बताना है कितनी सौर ऊर्जा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है? बताइए। नो आइडिया। चलिए, प्रज्ञा का जवाब आया है कुछ 0.5% और आराधना कह रही है नो आइडिया। चलिए ठीक है बच्चों, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। बच्चों यहाँ पर भी तो आपको क्या लगाना था? देखिए, सौर ऊर्जा आई है 100% और 100% का केवल 10% इकोसिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये 100 का 100 तो अंदर जा ही रहा है। 100 के अलावा 10 ये ऐड कर दीजिए, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया जी? 110। तो ये कितना परसेंट हो गया? 1.1%। आ गया समझ में? यानी कि 10% तो वो जो आगे जा रहा है वो जा ही रहा है, और 100 का 100 भी तो जा रहा है सूर्य से। 100 वो भी तो जा रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। यानी कि आपने ज्योग्राफी में बच्चों एक चीज पढ़ी होगी, धरती पर जो हीट जाती है, हीट बजट, जो सोलर इंसोलेशन धरती पर जाता है वो 100% सोलर इंसोलेशन जाता है। तो हम उसको भी तो मान के चलेंगे यहाँ पर। आगे बात समझ में? तो इसलिए बच्चों द राइट आंसर इज 1.1%। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों की ये कौन सा प्लांट टिश्यू है जो पानी और खनिजों को ले जाने के लिए जिम्मेदार है? चलिए कोई बात नहीं। अभी अभी देखिए, यहाँ पर वैसे जो मेन आंसर, देखिए मैं इस क्वेश्चन का आपको एक तरीका और बता देती हूँ गाइस। अगर कभी आपसे ऑप्शन में यहाँ पे 1.1 ना पूछे, मैं एक इसका आपको एक और सिचुएशन बता देती हूँ। हो सकता है यहाँ पर 1% आए। ठीक है, मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन देखे हुए हैं। एक जगह 1.1 लिखा हुआ था और एक जगह 1% लिखा हुआ था। तो बच्चों अगर कभी पेपर में 1% भी आ जाए ना, तो आप उस पर भी निशान लगा देना, कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, 100 का 10% सीधा हिसाब लगा लेना। अगर ऑप्शन में 1.1 ना हो तो आप 1% पे निशान लगा दोगे, अगर 1.1 दिया हुआ है तो आप 1.1 पे निशान लगाओगे। समझ आ गई मेरी बात, क्या बताना चाह रही हूँ? पेपर में दोनों कंडीशन हो सकती है गाइस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है आपके फेफड़ों से आपके हृदय तक, आपके फेफड़े से आपके हृदय तक, अभी हमने पढ़ा ना कि लेफ्ट एट्रियम में सारा साफ ब्लड आपके आके इकट्ठा होता है। बच्चों आपको बताना है कौन सी आर्टरी लेकर जाती है, कौन सी धमनी लेकर जाती है, महाशिरा, गुर्दे की धमनी, महाधमनी या पल्मोनरी आर्टरी? बच्चों महाशिरा को हम इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी वेन, वेना केवा, इसका बच्चों नाम होता है वेना केवा, इसका टेक्निकल नाम वेना केवा होता है। बोटनी और साइटोलॉजी का शिवकांत मैंने कराया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने अक्टूबर वाले महीने में, सितंबर अक्टूबर में लगातार 300-400 क्वेश्चन करवाए थे बायोलॉजी के। ठीक है, उसमें फिजिक्स भी था, उसमें केमिस्ट्री भी था और उसमें 80% क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, मिक्स क्वेश्चन थे। उसमें जेनेटिक्स भी था, उसमें डिसीजेस भी थे, काफी सारा, मतलब दैट वाज अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। मैंने ये कराए थे सितंबर अक्टूबर में, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको सुबह 11 बजे का। बच्चों द राइट आंसर इज, देखिए आपके लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजन वाला ब्लड लाने का काम होता है पल्मोनरी। बच्चों मैंने अभी आपको एक टेक्निक भी बताई थी उस दिन, जहां पर पल्मोनरी शब्द आता है, पल्मोनरी शब्द का मतलब होते हैं फेफड़े, यानी कि ये फेफड़ों से, और फेफड़ों से जो ला रही है उसको फेफड़े वाली वे आर्टरी तो बोलोगे, जो फेफड़ों से ब्लड ला रही है उसको क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन लेकर जाती है लंग से, ठीक है, लंग से लेकर जाती है हार्ट तक, सॉरी हार्ट से लेकर जाते हैं लंग्स में पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी आर्टरी लंग से वापस हार्ट पे लेकर आती है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चा कि जो गेहूं होता है, गेहूं क्या चीज है? गेहूं क्या चीज है? बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पे टाइप तो नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूंगी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उसका आंसर आपको कैसे देना है। बच्चों गेहूं क्या चीज है? बेल है, औषधि है, झाड़ी है कि वृक्ष है? बच्चों वीट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये मेडिसिन की कैटेगरी में आता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आप कहोगे मैम आज तक तो हम वीट को खाते आ रहे थे। ठीक है, और कैसे मेडिसिन की तरह कैसे काम करता है बच्चों? देखिए इसका जो बाहरी, अभी गेहूं है, गेहूं का जो बाहरी कवर होता है, जो आवरण होता है इसका, ठीक है बच्चों, ये दवाई बनाने के काम आता है। कौन सी दवाई बनती है इससे? जिसे आप बोलते हो इसबगोल। बच्चों ये पेट के जितने भी कैंसर, स्टमक कैंसर, ये एज अ फाइबर इस्तेमाल होता है, डाइटरी फाइबर कहा जाता है इसको, जिसको आप कहते हो ना चोकर वाला आटा, हाँ वही है ये, स्टमक गॉल ब्लैडर का डिसीज। और बच्चों हर्निया का इलाज, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, हर कैंसर की इलाज है ये, हर कैंसर का। तो अगर आप चोकर वाला आटा खाते हो ना, तो ये देखो कितनी जगह आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता। यस, यू गॉट अ न्यू फैक्ट टुडे। व्हीट ब्रान, इसको कहा जाता है व्हीट ब्रान। Yes, it has lots of fibers. In fact, it has lots of fibers. Yes, amazing questions. देखा कितना मजेदार क्वेश्चन आपको कराते हैं हम अपनी क्लास में। चलिए भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, और जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे कह रही थी बच्चों, क्वेश्चन ये है कि पौधों का पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कितने परसेंट सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कितने प्रतिशत सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उसका आंसर क्या दोगे आप? कितने प्रतिशत ऊर्जा करेगा वो कैप्चर पौधा? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। पौधा हमेशा 1% ऊर्जा कैप्चर करेगा। पौधा कितना बच्चों कैप्चर करेगा? 1%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी ट्विस्ट होकर घूम फिर के आए, आपका जवाब एक ही होना चाहिए, 10%, केवल 10%। 100 का 10% होता है, 100 का 10% क्या बनेगा? 1। तो कितना परसेंट ऊर्जा एग्जॉर्बिट करेगा? हेलो आमिर चौधरी जी, नमस्कार। हाँ, सुबह स्प्राउट्स खा सकते हैं, बहुत अल्टीमेट चीज है। स्प्राउट्स खाने से आपको विटामिन B5 मिलता है, शिव यादव जी। आपको विटामिन B7 मिलता है और विटामिन B9 मिलता है। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम इट विटामिन B1, B2, B5, B7, B9 अल्टीमेट चीज होती है स्प्राउट्स। अगर आप स्प्राउट्स खाने की हैबिट डाल दें तो बहुत अल्टीमेट चीज है वो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे कि सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? मछली, जल स्थल यानी कि एम्फीबियन, सरीसृप और पक्षी। वेरी गुड, बहुत साधारण सा क्वेश्चन आपसे हमने पूछा है, सरीसृप। वेरी गुड गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन। और बच्चा जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। बच्चों आपको बताना है, पेस मेकर जो एक ऑर्गन होती है, पेस मेकर, ये किससे जुड़ी हुई है? लीवर, ब्रेन, हार्ट और फेफड़े। पेस मेकर बच्चों किससे जुड़ा हुआ है? जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए हैं लाइक से जरूर करेंगे। वेरी गुड आराधना, आमिर। हार्ट, यस इट्स हार्ट। तो बच्चों इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। बच्चों हार्ट में भी क्या प्रॉब्लम होती है? आपके हृदय में एक गांठ होती है, उस गांठ को कहा जाता है ऐसे नोड, साइनोएट्रिकुलर नोड। बच्चों इस नोड का काम होता है आपके हृदय में धड़कन को पैदा करना। हृदय में जो धड़कन पैदा होती है ये इसी इसी गांठ की वजह से होती है। तो अगर इस गांठ में प्रॉब्लम आ जाए तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आपके हृदय को मिलते हैं तो वो मिलने बंद हो जाते हैं और उससे हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है। तो बच्चों ये आपके राइट एट्रियम पे होती है, ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। और बच्चों जब ये खराब हो जाती है तो ओपन हार्ट सर्जरी करी जाती है, और ओपन हार्ट सर्जरी करने के बाद बच्चों एक पेस मेकर यहाँ पर लगा दिया जाता है जिसका काम होता है हृदय में धड़कन को पैदा करना। ठीक है, और बच्चों ये बना होता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। ये किसका बना होता है बच्चों? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल, आजकल तो बहुत अच्छे से अच्छे पेसमेकर्स आ गए। पहले हर 2 या 3 साल में इसकी बैटरी निकालने के लिए बच्चों चेंज करना पड़ता था। अभी अभी ये काफी लंबे समय तक चल जाता है। हेलो हेलो सुमित कुमार जी, नमस्कार, नमस्ते जी, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी पर आपका। तो बच्चों ये आज का था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आई गेस आपको आज के क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे लूंगी विदा अभी के लिए, और मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपनी फ्रेश क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और आज की प्लस क्लास में हमने राष्ट्रीय पर्यावरण कानून अधिनियम के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन करा था। तो जिन बच्चों ने आज का प्लस क्लास नहीं वॉच करा है 2 बजे वाला, प्लीज उन्नत बैच में जाकर कोर्स एनरोल कर ले और हमारी प्लस क्लास को आज की देख लें। ठीक है, सभी बच्चों से विदा चाहूंगी। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें और अपना फीडबैक वीडियो के बाद जरूर दें। जो बच्चे बाद में वीडियो को देखें प्लीज आपसे अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर करें गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा कोड याद रखें, राइना 10। कल की स्पेशल क्लास में मिलती हूँ आपसे स्पेशल क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।
सुमित मॉर्निंग में कल सुबह 10 बजे पक्का क्लास चलेगा, 2-3 दिन से लेट हो रहा है क्लास। सुबह 10 बजे क्लास होगा कल मॉर्निंग 10 AM। प्लीज ज्वाइन मी टुमारो एट 10 AM गाइस। पेस मेकर काम कैसे करता है? पेस मेकर धड़कन बनाता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, करंट पैदा करता है। पेस मेकर जो होता है जैसे बैटरी काम करती है, उसी तरीके से बच्चों जो है ये आपका क्या कहते हैं, करंट पैदा करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल चीजों में करंट होता है, तो बच्चों उसी प्रकार से पेस मेकर भी करंट जनरेट करता है, हृदय की मांसपेशियों को करंट देता है और इससे वो आपकी धड़कन को पैदा करती है। तो इसका मेन काम हो गया टू जनरेट इंपल्सेस फॉर योर हार्ट। ठीक है, क्लियर है शिव? Thank you so much guys for your love and affection. Take care and bye bye. See you tomorrow at 10 AM in the morning.